ईशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 18 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज इस सेशन में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। आप इस ग्रुप के माध्यम से इस लिंक के माध्यम से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दोस्तों जितने भी टेस्ट पेपर करेंगे, एक दिन में एक टेस्ट पेपर यानी कि एक क्लास में एक टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे। कुछ कारणवश जो है मुझे एक टेस्ट पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी बिल्लियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि भारत विश्व की सभी 7 बड़ी बिल्लियों का घर है। ओके। दूसरा, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां वन में बाघ और शेर एक साथ पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें भारत हाल ही में शामिल हुआ और इसका मुख्यालय दिया है इसमें कि रूस है। ठीक है, बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो ये 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बस इनमें से 2 ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो कि कह रहा है कि भारत विश्व की सभी 7 बड़ी बिल्लियों का घर है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 7 बड़ी बिल्लियों में से भारत में 5 बड़ी बिल्लियां देखी जाती हैं, 2 नहीं। प्यूमा और जगुआर जो है भारत में नहीं पाई जाती हैं। तो आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, पहला लेकिन आपको बताना है कि 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी हैं। और ध्यान रखिएगा कि प्यूमा और जगुआर जो है भारत में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां वन में बाघ और शेर एक साथ पाए जाते हैं। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। नॉर्मली वैसे बाघ और शेर एक साथ एक वन में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों में अक्सर संघर्ष होता रहता है। इस वजह से नॉर्मली आप देखेंगे मैक्सिमम वन है वहां पे आप शेर और बाघ, या तो शेर देखने को मिलेगा या तो बाघ देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें भारत हाल ही में शामिल हुआ, इसका मुख्यालय जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पूछा है कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है आपका दूसरा वाला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, ग्लोबल टाइगर फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना विशेष रूप से विभिन्न बाघ रेंज वाले देशों में वन्य बाघों के संरक्षण के लिए की गई है। ठीक है। दूसरा कह रहा है इसका सचिवालय मॉस्को में स्थित है। तीसरा, इसका उद्देश्य बाघ संरक्षण के लिए अवसंरचना के साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करना है। बताना है कितने कथन सही है। ओके, तो दोस्तों ग्लोबल टाइगर फोरम जो है एक अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है विशेष रूप से विभिन्न बाघ रेंज वाले देशों में जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, भारत, म्यांमार, नेपाल। ठीक है, ये जो बाघ रेंज वाले देश हैं यहाँ पे वन्य बाघों के संरक्षण के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना की गई। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना की गई, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका सचिवालय हेडक्वार्टर जो है मॉस्को में है। तो मॉस्को में नहीं है, कहाँ पे है ध्यान रखिएगा, ये भी दिल्ली में है। ठीक है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। और तीसरा सही है आपका, किसका उद्देश्य क्या है, बाघ संरक्षण के लिए अवसंरचना के साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करना। ठीक है, तो कितने कथन सही हुए टोटल आपके 2 कथन सही हुए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत की पादप प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि असम जो है कैटकिन यू एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है जो असम की बराक घाटी में पाई जाती है। दूसरा कह रहा है कि भारत में मैग्नोलिया, ठीक है, मैग्नोलिया प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा, भारत में गुग्गुल वृक्ष एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है तथा इसके औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसका अत्यधिक महत्व है। बताना है कितने कथन सही हैं। ओके,
दोस्तों असम में ये जो कैक्टिन यू प्रजाति है, ठीक है, ये कैक्टिन यू प्रजाति ये जो है आपको देखने को मिलेगा उपोष्ण क्षेत्रों में। कैक्टिन यू पादप प्रजाति देखने को मिलेगी आपको, लेकिन ये असम में नहीं है, ठीक है, असम में नहीं पाई जाती है। ये आपका कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपका पहला गलत हो गया, ठीक है। ये संकटग्रस्त प्रजाति है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, और ये कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, कैक्टिन यू, ध्यान रखिएगा। और दूसरा कह रहा है कि भारत में मैग्नोलिया प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों मैग्नोलिया प्रजाति जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में असम में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा मैग्नोलिया प्रजाति? मैग्नोलिया पादप प्रजाति असम में पाई जाती है। तो दूसरा भी गलत हो गया। फिर से एक बार ध्यान से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पादप प्रजातियों में क्वेश्चन आप लोग बहुत गलती करते हैं और एग्जाम में पूछता भी है यूपीएससी में। तो कैक्टिन यू पादप प्रजाति ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। और मैग्नोलिया प्रजाति कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है, ठीक है। तो आपका पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा आपका स्टेटमेंट सही है कि जो भारतीय गुग्गुल वृक्ष है गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है और इसके कुछ औषधीय गुण होते हैं जिसका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तीसरा सही है। तो पूछा है कितने कथन सही है? तो केवल एक। अगला देखिए, पारिस्थितिकी अध्ययनों में कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद गैप लिमिटेशन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, चाहे आप संस्कृति आईएएस की टेस्ट में देखें या फिर विजन आईएएस में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये गैप लिमिटेशन क्या है दोस्तों? तो शिकार का वह अधिकतम आकार जिसे एक शिकारी अपने मुंह के आकार के आधार पर खा सकता है। देखो, जो आपने देखा होगा कि अगर सांप है तो वो अपने मुंह के आकार के आधार पर ही शिकार करेगा, जैसे चूहा खाएगा जितने उसके मुंह की आकार होगी। शेर है तो अपने मुंह के साइज के आधार पर वो शिकार करता है। तो यही आपका गैप लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि शिकार का वह अधिकतम आकार जिसे एक शिकारी अपने मुंह के आकार के आधार पर खा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाई सीज संधि यानी कि हाई सीज ट्रीटी या राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता, जिसे बीबीएनजे शॉर्ट में कहते हैं, तो बीबीएनजे समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह महासागर के केवल उन भागों से संबंधित है जो किसी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी कि 200 नॉटिकल मील के बाहर के क्षेत्रों की बात कर रहा है कि 200 नॉटिकल मील के बाहर के जितने क्षेत्र होंगे जो कि किसी भी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर का क्षेत्र होता है, 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र समुद्र में, तो इन सभी मतलब कि एक देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर वाले जो समुद्री क्षेत्र होंगे उन पर जो है वहाँ के महासागर के भागों से संबंधित ही है बीबीएनजे, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य विकासशील देशों में क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करना है। तीसरा, हाई सी संधि अभी लागू नहीं हुई है। ओके, अब बताना है आपको कि कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि जो हाई सीज ट्रीटी है या फिर बीबीएनजे है ये महासागर के केवल उन भागों से संबंधित है जो किसी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विकासशील देशों में क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, इसका अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। शायद इसमें ऐसा कुछ होता है कि 70 देश या फिर 60 या 70 ऐसे कुछ लिमिट है, जब तक 70 देश इसका समर्थन नहीं करते या फिर इसमें शामिल नहीं होते तब तक अभी लागू नहीं होता है। तीसरी कारणवश अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, अभी लागू हुआ नहीं है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत में आक्रामक प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हें आक्रामक प्रजातियां माना जाता है? ठीक है, आक्रामक प्रजातियों के संदर्भ में बताना है कि किन्हें आक्रामक प्रजातियां माना जाता है भारत में। ओके, तो पहला दिया है प्रोसोपीस जूलीफ्लोरा, लैंटाना कैमरा, अफ्रीकन कैटफिश और सोसिएबल लैपविंग। बताएं कि कौन सा आपका भारत में आक्रामक प्रजाति है। चलिए देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा।
यहाँ पे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई प्रजाति आक्रामक प्रजाति क्यों है या कैसे है, तो वहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि सोसिएबल लैपविंग ये एक आक्रामक प्रजाति नहीं है। आक्रामक प्रजाति जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये प्रजातियाँ जहाँ पे उगती हैं वहाँ के पूरे जो स्थानीय प्रजातियाँ होती हैं उसको ख़त्म कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको जलकुंभी आपने देखा होगा, ठीक है। जलकुंभी क्या करता है, जिस भी जलीय सतह पर तालाब में उगता है तो पूरा अपना क्षेत्र विस्तार कर लेता है और कोई पादप प्रजाति दिखती ही नहीं है, कोई पौधे कोई वनस्पति तालाब में दिखेगी नहीं। ये अपना इतना विस्तार कर लेते हैं कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं तालाब में खुद ही पूरा प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ की तालाब की जो स्थानिक प्रजाति होती है, जीव हो गई वनस्पति हो गई, तो उस पर संकट मंडराने लगता है। इसी को जो है आक्रामक प्रजाति कहा जाता है। तो आपका सोसिएबल लैपविंग आक्रामक प्रजाति नहीं है, बाकी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, लैंटाना कैमरा, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, कैटफिश, कैट क्या करती है, सबको खा लेती है, खत्म कर देती है ना, चूहों को खा खा के खत्म कर देती है। कैट फिश ऐसे याद रखना, कैट जो है फिश को खा जाती है, ठीक है। लैंटाना कैमरा, ठीक है। इसको भी आप लैंटाना कैमरा से तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो चलो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3। ये सोसिएबल लैपविंग नहीं है, काफ़ी ये सोसिएबल है, काफ़ी सामाजिक है ये, इसी वजह से ये आक्रामक नहीं है, ऐसे याद कर लेना। ओके, चलो अगला देखो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में अनुकूलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुकूलन, जहाँ पे मान लो कोई जीव है तो आप देखेंगे कि आप खारे जल वाली वनस्पति को आप मीठे जल वाली वनस्पति में लेके जाइए तो वहाँ पे वो अनुकूलित नहीं हो पाएगा, उस हिसाब से अपने को नहीं ढाल पाएगा। तो एक जीव या प्रजाति जो होती है जिस एनवायरनमेंट पे रहती है उस हिसाब से खुद को अनुकूलित कर लेती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, यह जीव का एक गुण है जो जीव को उसके पर्यावास में जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम बनाता है। दूसरा कह रहा है कि इसमें जीव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अनुकूलन में क्या जीव के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि यह क्या है, एक जीव का एक गुण होता है अनुकूलन जो उसके पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। उसको उस एनवायरनमेंट में ढलने के लिए उसे सक्षम बनाता है, तो आपका पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो होता है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। तो कौन सा कथन सही हुआ, केवल एक वाला, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये देखिए कुछ हरित पटाखों के नाम दिए हैं, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है ये बताना है आपको। तो जो श्वास होता है इसमें दिया है कि धूल को नियंत्रित करने के लिए जलवाष्प का उपयोग करते हैं। स्टार, ये ध्वनि की तीव्रता को कम करते हैं। तीसरा, सफल, कड़ीय पदार्थ के उत्सर्जन को कम करने में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। ओके, तो दोस्तों श्वास क्या करता है, ये धूल को नियंत्रित करने के लिए इसमें जलवाष्प का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि धूल जो है कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, नमी हो जाती है। जलवाष्प का प्रयोग किया जाएगा अगर कहीं पे आप देखे होंगे कि गांव में गर्मियों में या फिर कहीं भी शहरों में पानी से छिड़कते हैं, बौछार करते हैं जमीनों पे ताकि कण जो है संगठित हो जाए, ठीक है, जिससे कि धूल ना उड़े। स्टार क्या होता है, ये ध्वनि की तीव्रता को कम करता है। और सफल जो है ये कणिकीय पदार्थ के उत्सर्जन को कम करने में उल्लेखनीय योगदान देता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों। अगला देखिए, कुछ पवित्र उपवन के नाम दिए हैं और राज्य बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, जैसे कि कुछ पवित्र उपवन हो गए और शीतोष्ण घास, उष्ण घास, ये घास कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। यहाँ पे आप अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी में नदी से पूछ देता है पर्वत पठार, ज्वालामुखी पर्वत पूछ देगा कि ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन कौन से, या गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलो पवित्र उपवन देखिए, तो पवित्र उपवन में थान, पवित्र उपवन क्या है कि देखो हर जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या देखें भारत में हम लोग सदियों से हमारी परंपरा रही, हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पवित्र उपवन का कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें क्या होता है कि इस उपवन में जैसे कि आसपास का मान लो कोई क्षेत्र है, वहाँ पे कोई वन है,
कोई उपवन है छोटा सा, तो यहाँ पे पौधों को, हरे पौधों को काटा नहीं जाएगा कभी भी, हरे पौधों को नहीं काटा जाता है और ना ही इसके फल को तोड़ा जाता है। जब ये फल नेचुरली नीचे गिरता है या फिर लकड़ी, सूखी लकड़ी नीचे गिरती है, तभी इसका प्रयोग किया जाएगा। वैसे मानव जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो जो नेचुरली अगर जो पौधा, पेड़ पौधा इनको फल दे रहा है, ठीक है, मान लो फल गिरा, तभी वो तोड़ेंगे, तभी वो उठा के लेके जाएंगे खाने के लिए, वरना वो तोड़ेंगे नहीं। हरी लकड़ियां नहीं तोड़ेंगे जलावन के लिए, जो लकड़ियां सूखी अपने आप गिरेगी उसको। तो ये पवित्र उपवन में ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब देखो थान, हर जगह अलग अलग नाम होते हैं पवित्र उपवन का, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस जगह जगह के हिसाब से नाम सबका अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पवित्र उपवन, पवित्र उपवन में थान को कहाँ पे बोला जाता है, किस जगह पे? तो असम में जो है पवित्र उपवन को थाम बोला जाता है, थान। तो आपका पहला सही है। तमिलनाडु में कह रहा है कि कावू, नहीं कावू जो है, कावू जो है पवित्र उपवन, ये केरला में होता है, ठीक है, केरला में। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है देवराकुडू, ठीक है, देवराकुडू कुडू कर्नाटक, कुडू कर्नाटक, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो देवराकुडू जो है पवित्र उपवन कर्नाटक में देखा जाता है। तो आपका पहला और तीसरा सही सुमेलित है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए। शेर संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व शेर दिवस अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की एक पहल है, ठीक है। दूसरा कह रहा है ग्रेटर गिर संकल्पना एक शेर संरक्षण पहल है जिसका उद्देश्य एशियाई शेरों के लिए संरक्षित क्षेत्र का विकास करना है। ओके, बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। तो दोस्तों, विश्व शेर दिवस ये अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की एक पहल नहीं है, बल्कि बिग कैट रेस्क्यू का पहल है, ठीक है। किसका? तो बिग कैट रेस्क्यू का पहल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्या हो गया? गलत हो गया। आपका दूसरा सही है कि ग्रेटर गिर संकल्पना एक शेर संरक्षण पहल है जिसका उद्देश्य क्या है? एशियाई शेरों के लिए संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करना, यानी कि एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। तो आपका दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो गया है। और प्रोजेक्ट लॉयन बिग कैट, प्रोजेक्ट लॉयन जो है इसको कब लाया गया था? तो 15 अगस्त 2020 को। तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट लॉयन को, जैसे कि कभी कभी प्रोजेक्ट हाथी पूछ देता है, हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब पूछ देता है, तो एग्जाम में आपको ध्यान रखिए 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, कब? 10 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, अभी कुछ दिन बाद शायद आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन क्लास चले। कुछ दिनों से मैं उसी का नोट्स बना रही थी, इसी वजह से बीच बीच में मैं टेस्ट सीरीज के लिए टाइम नहीं दे पा रही थी। अब नोट्स बन चुका है थोड़ा बहुत, तो उसमें और कुछ अपडेट करना है मुझे। तो जैसे ही वो क्लास कंप्लीट होगी, आपको कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते के बाद आपको मैराथन क्लास मिलेगी एंशिएंट की और आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, तब तक अपना रिविजन करते रहिए। ओके, चलिए। हवांगसोंग 19 यानी हवांगसोंग 19 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो हाल ही में सुर्खियों में थी, निम्नलिखित में से किस देश की मिसाइल है? ठीक है, हवांगसोंग किसकी मिसाइल है दोस्तों? उत्तर कोरिया की है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावास पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पर्यावास क्या है? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं किसी जीव का संरक्षण करना है तो उसके पर्यावास को संरक्षित करिए, ठीक है। अगर किसी प्रजाति का संरक्षण करना है तो हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले उसके पर्यावास, जहाँ वो रहते हैं, उनका संरक्षण करिए। अगर उनके रहने की जगह ही ना हो तो उनका संरक्षण कैसे होगा? ठीक है, ओके। अभी देखिए हैदराबाद हो गया और छत्तीसगढ़, यहाँ पे इस समय जीव जंतुओं को लेकर के बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाए, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं। जो घास का पूरा मैदान था, घास का क्षेत्र था, वहाँ पे पेड़ पौधे थे और वहाँ पे मोर और हिरण, हाथी ज़्यादा थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि तेजी से बुलडोजर द्वारा पेड़ पौधों की कटाई हो जा रही है। उस क्षेत्र को जो है IT हब के रूप में तब्दील करने की विचार हो रही थी गवर्नमेंट की।
ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। तो लोगों ने बहुत विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के पक्ष में निर्णय दिया। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम युवा, हमारे पूरे जो उस क्षेत्र के लोग थे रहने वाले, उन्होंने बहुत विरोध प्रदर्शन किया, सब एकजुट होकर के। कहते नहीं कि एकजुटता में ताकत होती है, तो लोगों ने दिखाया और साबित भी किया। तो अगर कुछ गलत हो हमारे समाज में, तो हम सबको मिल करके उसके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। कल उसके साथ गलत हो रहा है तो आज हमारे साथ भी आज उसके साथ गलत हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से पीछे मत हटिए, ठीक है। चलिए, पर्यायवाची पद का क्या सर्वोत्तम वर्णन क्या है? तो वह स्थान जहाँ कोई विशेष प्रजाति रहती है और विकसित होती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रही एग्रीवोल्टाइक कृषि का सर्वोत्तम? ये एग्रीवोल्टाइक कृषि क्या है? एग्रीवोल्टाइक कृषि जहाँ पे एक ही भूमि पर पारंपरिक रूप से कृषि गतिविधियों का कार्य होता है और साथ में वहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन का भी कार्य होता है। तो दोनों का जो है एकीकरण, इंटीग्रेट हो गया है, यानी कि भूमि है, यहाँ पे कृषि भी हो रही है और साथ में फिर साइड जो है सोलर सिस्टम लगा दिया गया है, ठीक है, एनर्जी के लिए। तो दोनों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में बांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, मतलब इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कह रहा है कि बांस को एक प्रकार के वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, बांस के पौधे लंबे समय तक जीवित रहते हैं और इन्हें पूरी तरह से परिपक्व होने में दशकों का समय लगता है। तीसरा कह रहा है कि भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांस पाया जाता है। ओके, बताना है कितने कथन सही है। ओके, तो पहला कथन देखिए, तो पहला कथन कह रहा है बांस को एक प्रकार के वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि बांस एक वृक्ष नहीं बल्कि एक घास की प्रजाति है, ठीक है। ये इसको घास की श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारतीय वन्य जीव वन अधिनियम 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत बांस को जो है वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में कर दिया गया था, यानी कि इसको वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। पहले जो है इसको वृक्ष की श्रेणी में रखा गया था बांस को, लेकिन भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत, ठीक है, 1927 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इसे जो है घास की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बांस जो है उष्ण क्षेत्रों में और उपोष्ण क्षेत्रों में दोनों जगह पे उग सकता है। तो कभी स्टेटमेंट में दे दे कि केवल उष्ण क्षेत्रों में उग सकता है या फिर केवल उपोष्ण क्षेत्रों में या दोनों में उग सकता है, तो वहाँ पे आप स्टेटमेंट को गलत मत करिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों में उग सकता है, केवल उष्ण में या केवल उपोष्ण में नहीं उगता। अगर केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दे दे या केवल उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र दे दे तो वहाँ पे आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया तो नहीं, इसे घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये पायेसी कुल का पौधा है, ठीक है। पायेसी कुल का पौधा है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि बांस के पौधे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो बिल्कुल बांस के जो पौधे होते हैं लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि इन्हें पूरी तरह से परिपक्व होने में दशकों का समय नहीं लगता है, ठीक है। ये 3 से 5 वर्ष में 3-4-5 वर्ष में ये परिपक्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है दूसरा वाला। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांस पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा बांस जो है आपका मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला दूसरा गलत हो गया। पूछा है कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, ठीक है। अगला है वन्यजीव सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य से, ठीक है, कौन सा वन्यजीव सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बाघ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ की आबादी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, तो आपका पहला सही है, ठीक है। हाथी की बात करें तो हाथी केरला में इसकी आबादी सबसे ज़्यादा नहीं है, तो फिर कहाँ पे है हाथी की आबादी सबसे ज़्यादा? कर्नाटका में है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया आपका, ठीक है। तीसरा तेंदुआ सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। तेंदुआ की सबसे ज़्यादा आबादी जो है मध्य प्रदेश में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा हिम तेंदुआ की सबसे ज़्यादा आबादी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट जारी हुई थी,
ठीक है। हिम तेंदुआ की लगभग 746 ऐसे कुछ 700 के करीब में इसकी पूरी टोटल भारत में इनकी संख्या है, ठीक है। तो चौथा भी गलत हो गया। कितने युग में सही सुमेलित थे? तो केवल एक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, हाल ही में भारत के इस संरक्षित क्षेत्र में 200 वर्षों के बाद श्रीलंकाई सुनहरी पीठ वाला मेंढक को फिर से खोजा गया है। यह आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो एशियाई हाथियों को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। यह कुप्पम और पालमनेर पर्वतमाला में स्थित है। पलार नदी की सहायक नदी कैगल इसके बीच से होकर बहती है। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन कर रहा है? ओके, बताना है आप लोगों को। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के इस संरक्षित क्षेत्र में 200 वर्षों के बाद श्रीलंकाई सुनहरी पीठ वाला मेंढक को फिर से खोजा गया, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रीलंकाई सुनहरी पीठ वाला मेंढक देखा गया है। ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो एशियाई हाथियों के लिए आश्रय प्रदान करता है और यह कुप्पम और पालमनेर पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है। अगर आपके पास 2-3 हिंट है जिसके माध्यम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। यह कुप्पम और पालमनेर पर्वतमाला में स्थित है। पलार नदी की एक सहायक नदी जो है कैगल इसके बीच से होकर गुजरती है। देखिए, कोई भी अगर अभ्यारण्य है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है या फिर सामुदायिक रिजर्व है, इको सेंसिटिव जोन है, अगर वहाँ से कोई नदी गुजरती है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पलार नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? कैगल, जो इसके बीच से होकर गुजरती है। तो बताना है कि आपका ये किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन कर रहा है? तो दोस्तों कौंडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य। कौंडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है आपका, बताएं। अभी आपने पढ़ा ना, भूल गए? तो आपको ध्यान रहना चाहिए। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे कैगल नदी गुजरती है जो पलार नदी की सहायक नदी है और ये कुप्पम और पालमनेर पर्वतमाला के बीच स्थित है, ठीक है। कौंडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अगला देखिए, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया। दूसरा, इस शिखर सम्मेलन का विषय एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। तीसरा, यह शिखर सम्मेलन भारत के बोध गया में आयोजित किया गया था। यहाँ पे बहुत लोग गलत कर देंगे आंसर, ठीक है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों का पहला स्टेटमेंट तो सही है। किसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया। और इसकी थीम क्या थी? 2024 में जो आयोजित हुई थी, तो इसकी थीम थी एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका, ठीक है। लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बोध गया में नहीं बल्कि नई दिल्ली में की गई। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कदम प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के उद्देश्य का सटीक वर्णन करता है? ओके, बताएं आप लोग। तो दोस्तों, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी विद्यार्थियों को बिना किसी जमानत या गारंटर की आवश्यकता के वित्तीय सहायता प्रदान करना। नॉर्मली देखो, कोई अगर छात्र है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है लेकिन पैसा उसके बीच बाधा बन रहा है, ठीक है, उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो चाहता है कि वो और आगे बढ़े, ठीक है, वो चाहता है कि और आगे बढ़े और हाई एजुकेशन प्राप्त करे। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके पास पैसा नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ न कुछ जमानत के तौर पे रखना पड़ता है, ठीक है, या फिर किसी गारंटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जल्दी लोग गारंटर किसी का नहीं बनना चाहते हैं और इसके बाद उसको या तो कुछ जमानत के तौर पर रखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे विद्या लक्ष्मी योजना द्वारा ये लाया गया प्रावधान कि अगर किसी को उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, किसी छात्र को, ठीक है, तो बिना किसी जमानत या गारंटर की आवश्यकता के वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विद्या लक्ष्मी योजना, ठीक है। विद्या के लिए लक्ष्मी की जरूरत होती है, तो लक्ष्मी हमें कहाँ से मिलेगी? विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, जिसमें हमको किसी तरह का कोई जमानत या गारंटर की जरूरत नहीं होगी, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। महाकुंभ मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में, इसका आंसर आपको करना है। 69 क्वेश्चन, ठीक है। अभी महाकुंभ प्रयागराज में हुआ है, यहाँ पे है ना। चलो, जन जैव विविधता रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। जन जैव विविधता रजिस्टर यानी PBR को
जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अनिवार्य किया गया है। दूसरा, पीबीआर का प्राथमिक उद्देश्य स्थानिक वनस्पतियों, जीवों और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को सूचीबद्ध करना है। तीसरा, जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय स्तर पर पीबीआर तैयार करने और उसके रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। ओके, बताना है कितने कथन आपके सही हैं पीबीआर के संदर्भ में। ठीक है, तो दोस्तों ये जन जैव विविधता रजिस्टर क्या है? नॉर्मली देखेंगे हम लोग गांव में, हमारे गांव में ऐसे जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको बहुत कुछ पता होता है जड़ी बूटियों के बारे में, जो नॉर्मली सबको नहीं पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम के लिए आएगी। ठीक है, अब ऐसे में क्या है कि अगर कोई पर्यावरणविद है वो उसको अगर कोई बोला जाए कि तुम जाओ गांव में, आप एक एक जगह पे जा करके देखो कौन सी जड़ी बूटी किस काम में आती है, तो ऐसे में उसके लिए काम करना, एक डेटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों की भागीदारी से एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह की जड़ी बूटी का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। एक जो पारंपरिक ज्ञान है, औषधि से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी उनसे इकट्ठा की जाएगी। ठीक है, तो यही है जन जैव विविधता रजिस्टर। इसमें यह प्रावधान है कि ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसको अनिवार्य किया गया है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, पीबीआर का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय वनस्पतियों, जीवों और स्थानीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान को सूचीबद्ध करना है। ओके, तो तीसरा भी सही है। चौथा दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय स्तर पर, देखो क्या है, स्थानीय स्तर पर पीबीआर तैयार करने और उसके रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो जैव विविधता प्रबंधन समितियां। ये जैव विविधता प्रबंधन समिति क्या करेगी, जाके स्थानीय स्तर पर पीबीआर तैयार करेगी, लोगों से जो है स्थानीय वनस्पतियों और जीवों और जो वहाँ की पारंपरिक ज्ञान है उसको इकट्ठा करेगी, उसका एक लिस्ट तैयार करेगी। ठीक है, एक डेटा तैयार करेगी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में इसरो द्वारा लेह में आयोजित भारत के प्रथम एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ठीक है, इसरो द्वारा लेह में आयोजित भारत के प्रथम एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, ये जो भारत का प्रथम एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, देखो अंतरिक्ष में अचानक से अंतरिक्ष में एक एस्ट्रोनॉट्स को किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, उसके मानसिक समस्या किस तरह की हो सकती है, शारीरिक समस्या कैसी होगी, इसको जांचने के लिए, इसका स्टडी करने के लिए एक प्रथम एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लाया गया। ठीक है, इस यहाँ पे क्या है कि इसको जो है लद्दाख के लेह में एक सेंटर बनाया गया है अंतरिक्ष मिशन, अंतरिक्ष से रिलेटेड एक मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तो इसको यहाँ पे क्यों बनाया जा रहा है, रीज़न क्या है, यहाँ पे एक तो तापमान बहुत ही कम तापमान होती है, इसके साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है। जैसे कि अंतरिक्ष में क्या है कि जिस तरह से अंतरिक्ष में एनवायरनमेंट होगा वैसा ही यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा लेह में। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए, ताकि अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को वो समझ सके कि एक एस्ट्रोनॉट्स को किस तरह की समस्या आ सकती है। ठीक है, और उससे संबंधित फिर जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा कि अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों में अलौकिक जीवन का अनुसरण करना और मानव अस्तित्व का आकलन करना आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितनी समितियां पश्चिमी घाट संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है? अगर आप लोग PT 365 पढ़े होंगे ना, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित हैं तो दोस्तों कस्तूरी रंजन समिति और गौडगिल समिति। कस्तूरी रंजन समिति ने सुझाव दिया था कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के लगभग 37% क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की सिफारिश की थी कस्तूरी रंजन समिति ने, और गौडगिल समिति ने कहा था कि पूरे पश्चिमी घाट को ही जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए, लेकिन इनके सिफारिश को माना नहीं गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 और 2, तीसरा नहीं, भूरेलाल समिति नहीं है, तो आंसर होगा केवल 2। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल पहला दिया है, प्रवाल भित्तियां पृथ्वी पर सबसे विविध और उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। दूसरा है बोरियल वन, पारिस्थितिकी तंत्र में उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ओके, तो बताना है आपका कौन सा कथन जो है सही है। तो आपका देखो यहाँ पे अगर आपको इतना पता होगा कि उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, पहले नंबर पे आपका उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान भी पर्याप्त मात्रा में रहती है और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, तो यहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। और अगर आपको ये भी पता होता ना कि बोरियल वन जैसे कि
आपको पता है कि यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कभी-कभी तापमान जो है साल में 6, 7, 8 महीने तो हिमांक से भी नीचे चला जाता है। तो तापमान कम होता है, वर्षा भी बहुत कम होती है। तो जहाँ पे तापमान और वर्षा कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैव विविधता कम पाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, आपका पहला सही है। प्रवाल भित्तियाँ क्या है कि ये जो है सबसे विविध होती है। यहाँ पे प्रवाल भित्तियों में विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये काफ़ी उत्पादक भी होती हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, कलमी शाक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कलमी शाक एक शाकीय जलीय या अर्धजलीय बारहमासी पादप है। यह मूल रूप से शीतोष्ण क्षेत्र, देखो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने रखेगा, ठीक है। तो यह मूल रूप से शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा, एक कलमी शाक प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट और लाइक करते हैं। आप लोग का कमेंट मैं देखती हूँ, हर किसी का कमेंट मैं ही देखती हूँ और मैं ही रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोग कमेंट करिए, जैसा भी होगा, डाउट हो तो डाउट भी बताइए, अपना क्लियर किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये जो कलमी शाक पादप प्रजाति है, ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी देखा जाता है, उगता है। ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उग सकता है और उष्णकटिबंधीय, ठीक है, यानी कि उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में ये अपना ग्रोथ करता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, ओके। और अगर बात करें तो ये जो है दोस्तों, ये कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है, ऐसा नाम होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता लेना। तो कॉन्वोल्वेसी वंश का पादप है ये, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए स्टेटमेंट पे आते हैं। तो कलमी शाक जो होता है एक शाकीय जलीय या अर्धजलीय बारहमासी पौधा है, ठीक है, जलों में उगता है ये। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मूल रूप से शीतोष्ण, नहीं, उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उगता है, तो दूसरा गलत हो गया। और ये प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है, तीसरा सही है। तो कितने कथन सही हुए आपके? 2 कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखिए, IUCN की लाल सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, IUCN की लाल सूची पशु और वनस्पतियों प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति की निगरानी के लिए एक वैश्विक संकेतक है। दूसरा, विश्व भर में सूचीबद्ध सभी प्रजातियों के लिए IUCN की लाल सूची का मूल्यांकन प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने लायक स्टेटमेंट है कि विश्व भर में सूचीबद्ध सभी प्रजातियों के लिए IUCN की लाल सूची का मूल्यांकन जो है प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष जो है हर साल इसको अपडेट किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि इस लाल सूची में पशु और वनस्पति दोनों प्रजाति का मूल्यांकन शामिल होता है, लेकिन कवक और अन्य गैर पादपीय जीवों के लिए मूल्यांकन शामिल नहीं है, ठीक है, नहीं किए जाते हैं। अब बताना है कितने कथन आपके सही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि IUCN की रेड लिस्ट में पशु और वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति की निगरानी की जाती है और ये एक वैश्विक संकेतक के रूप में कार्य करता है कि अगर कोई प्रजाति है उसको डेंजर लिस्ट, कंसर्न या फिर थ्रेटेड, नियर थ्रेटेड की श्रेणी में रखा जाता है, तो हम इस आधार पे अंदाजा लगा लेते हैं कि उसकी अभी क्या कंडीशन है, ठीक है, अभी उसकी कितनी प्रजातियां, अभी उसकी कितनी संख्या बची हुई है या फिर आने वाले समय में कितने साल में वो विलुप्त हो सकता है। तो एक तरह का ये संकेत प्रदान करता है, हमें इंडिकेट करता है कि अब इसकी संरक्षण हमें किस तरह से की जानी है। गंभीर स्थिति में तो हमें उसका संरक्षण ज़्यादा किया जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी प्रजातियों के लिए IUCN, नहीं, देखो यार, इतने सारी प्रजातियों, हर एक प्रजाति मतलब हर एक जीव, मैक्सिमम IUCN के रेड लिस्ट में मैक्सिमम जीवों की कंडीशन को रखा जाता है, उसको अपनी श्रेणी में अलग-अलग श्रेणी में रखता है उसके कंडीशन के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर साल इसको अपडेट करें, ठीक है। इतने सारे प्रजाति, जीव जंतु, कवक, पादप, हर तरह, लाइकेन हो गया, तो ये भी इतने सारे जीव प्रजातियों को हर साल ये अपडेट करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। जब कोई जीव न्यूज़ में रहती है या फिर विलुप्त होने के कगार पे रहती है, तो उसको फिर ये अपने रेड लिस्ट में उसको अपडेट कर देता है, ठीक है, उसके कंडीशन को, उसके स्टेटस को। तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि केवल पशु और वनस्पतियों की प्रजातियों का मूल्यांकन करता है, नहीं, कवक प्रजातियों का भी मूल्यांकन करता है और जो गैर पादपीय जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इनका भी मूल्यांकन करता है। तो तीसरा आपका गलत हो गया, केवल एक कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला कह रहा है कि विश्व शहरी फोरम के 12वें सत्र के दौरान जारी की गई हाल ही में विश्व शहरी रिपोर्ट 2024 जलवायु परिवर्तन और तीव्र शहरीकरण के कारण शहरों के समक्ष उत्पन्न होने वाली गंभीर चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विश्व शहर रिपोर्ट 2024 जारी की। डायरेक्ट यही पूछ देता कि भाई विश्व शहर रिपोर्ट 2024 जारी किसके द्वारा की जाती है, इतना ज़्यादा भौकाल बनाने की क्या ही ज़रूरत थी, इतना लंबा चौड़ा लिखने की, डायरेक्ट ही पूछ देते तुम, है ना। खैर क्या ही करना है, वहाँ पे बस ये है कि डराना है इनको एग्जाम में कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखे कि बच्चे आधे डर जाएं, और फिर रीड कराना है ताकि रीड करने में भी थोड़ा टाइम जाए। ठीक है, 2 घंटे की पेपर में इतना लंबा लंबा क्वेश्चन पढ़े तो बच्चे आधा पढ़ के ही फ्रस्ट्रेट हो जाएं। तो बस अपने दिमाग को प्रेशर नहीं डालना है, आसान बस पढ़ना है आपको अच्छे से धैर्यता बना के। ठीक है, तो यहाँ ही पे आपका मेन परीक्षा यही होता है कि बस आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, दिमाग ठंडा रखना है, तब आंसर करना है, इसलिए इतना प्रेशर दिया जाता है, यूपीएससी का एग्जाम इसलिए इतना टफ माना जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो अब आते हैं हम लोग विश्व शहर रिपोर्ट। विश्व शहर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएन हैबिटेट द्वारा जारी किया जाता है। ओके, चलिए अगला देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गंगा नदी डॉल्फिन अपनी अंधता के कारण शिकार के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह मीठे जल में पारिस्थितिक तंत्र की सूचक प्रजातियां हैं। तीसरा, गंगा और सिंधु नदी की डॉल्फिन जीवित जीवाश्म है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो गंगा नदी की डॉल्फिन है ये क्या, ये अंधी होती हैं, तो अपनी अंधता की वजह से वैसे तो ये देख नहीं पाती थी, अपनी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग करती हैं, जिससे कि अपने सामने वाली जो भी प्रजाति जीव या कुछ भी स्ट्रक्चर आता है, कोई भी वस्तु आती है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, इसी के आधार पर अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों के आधार पर ये शिकार करती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि केवल ध्यान रखिएगा कि जो गंगा नदी डॉल्फिन होती है केवल मीठे पानी में ही जीवित रह सकती हैं। तो अगर स्टेटमेंट दे देता है कि केवल मीठे पानी में जीवित रह सकती है तो आपका वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। और ये सूचक प्रजाति होती है, अगर मीठे जल में थोड़ा सा भी प्रदूषक बढ़ने लगते हैं तो इससे गंगा नदी डॉल्फिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे कि हम लोग जान जाते हैं कि अच्छा गंगा नदी डॉल्फिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रदूषक इस नदी में बढ़ रही है। ठीक है, तो एक तरह से सूचक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। तीसरा कह रहा है कि गंगा और सिंधु नदी की डॉल्फिन जीवित जीवाश्म हैं, तो तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत है। 2021 से दोनों को अलग अलग प्रजाति के रूप में रखा गया है, पहले इसको दोनों को एक साथ जीवित जीवाश्म के रूप में रखा गया, तो तीसरा गलत हो गया। कितने कथन सही हैं, केवल 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। अगला देखिए, जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2024 का COP 16 कोलंबिया के कैली शहर में आयोजित किया गया था और इसका विषय है प्रकृति के साथ शांति। दूसरा कह रहा है 30x30 लक्ष्य COP 15 में अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का परिणाम है। बताना है आपका कितने कथन सही हैं। ओके, तो दोस्तों आपके ये दोनों ही कथन सही हैं कि हाल ही में जैव विविधता सम्मेलन जो है 2024 जिसे COP 16 कहा जाता है, COP 16 कोलंबिया के कैली शहर में आयोजित हुआ था। इसका थीम क्या था, तो प्रकृति के साथ शांति इसकी थीम थी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और 30x30 लक्ष्य जो है COP 15 में अपनाए गए थे, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का ये परिणाम है। ठीक है, इसी कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क में ही 30x30 का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसमें ये क्या प्रावधान है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 30% भूमि, 30% भूमि या सागरों, भूमि 30% भूमि और महासागरों में जो जैव विविधता है उसको मेंटेन करना और संरक्षण प्रदान करना। और फिर एक और है कि 30% निम्नीकृत भूमि या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्बहाल करना या पुनर्बहाली कार्य शुरू करना। तो यही आपका 30x30 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार किसी एशियाई देश के साथ सुरक्षा एवं साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा, सैन्य अभ्यास, अंतरिक्ष सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करना है। तो ये एशियाई राष्ट्र
किस एशियाई राष्ट्र की बात की है, ठीक है, जो यूरोपीय संघ ने जो है जिसके साथ समझौता किया है, तो जापान के साथ। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य कृत्रिम ग्रह निर्मित करके सूर्य के बाह्यमंडल यानी कोरोना का अध्ययन करना है। दूसरा है यह मिशन एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया है। बताना है आपका कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों हाल ही में आप देखेंगे प्रोबा थर्ड मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक प्रोबा थर्ड मिशन लॉन्च की गई है। इसका क्या उद्देश्य है, तो ये क्या करेगा कि कृत्रिम ग्रह निर्मित करेगा जिसके माध्यम से जो कोरोना है, कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। जो ये सौर पवनें होती हैं, सौर घटना होती है, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और इसकी जो है एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा नहीं बल्कि पीएसएलवी द्वारा, भारत की पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया। तो दूसरा गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय गैंडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये भारत की स्थानीय प्रजाति है। दूसरा, मादा भारतीय गैंडे के कोई सींग नहीं होते हैं। तीसरा, वे समूहों में रहते हैं जिनका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग नर करता है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों भारतीय गैंडे की बात करें अगर, तो भारतीय गैंडा जो है भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उत्तर भारत में पाया जाता है और नेपाल के क्षेत्रों में, ठीक है, उत्तर भारत और नेपाल, यहाँ पे जो है भारतीय गैंडा पाया जाता है। भारतीय गैंडा का अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें तो राइनोसोरस, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ दे देता है स्टेटमेंट के तौर पे। तो राइनोसोरस यूनिकॉर्निस, ठीक है, यूनिकॉर्निस। ओके ओके, चलो, तो आपका पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, और ये जो भारतीय गैंडा है, आप सभी भारतीय गैंडों में देखेंगे आप एक सींग रहता है, ठीक है, एकल सींगीय भारतीय गैंडा, ठीक है, भारतीय गैंडा में एक सींग देखने को मिलेगा आपको, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें कह रहा है कि वे भारत के स्थानीय, नहीं भारत के ही नहीं बल्कि नेपाल के भी स्थानीय प्रजाति है, तो भारत के स्पेशली नहीं है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मादा भारतीय गैंडे के कोई नहीं, देखो मादा गैंडा और नर गैंडा दोनों में सींग होता है, तो दूसरा गलत हो गया। और ये समूह में नहीं रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, एकांत रहते हैं, ठीक है, अलग थलग रहते हैं, एकांत रहते हैं, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो कितने कथन सही में, कोई भी सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो है भारतीय गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है, एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, काजीरंगा। ओके, चलिए अगला देखिए, पोभी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें बड़े एक सींग वाले गैंडों का घनत्व सर्वाधिक है। दूसरा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी के रूप में पहचाना गया है। तीसरा, इस अभ्यारण्य के अधिकांश क्षेत्रफल में सदाबहार वर्षा वन का प्रभुत्व पाया जाता है। ओके, बताना है आपका कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। पोबीतारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पोबीतारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो असम के मोरी गांव में है, ठीक है, कहाँ पे है ये, तो असम के मोरी गांव में है, ध्यान रखिएगा, पोबीतोरा असम के मोरी गांव में है। तो आपका पहला देखिए, तो इसमें एक सींग वाले गेंडों का घनत्व सर्वाधिक होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी के रूप में पहचाना गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि एक सींग वाले गेंडे का घनत्व जो है पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। एक सबसे ज्यादा एक सींग वाले गेंडे का घनत्व सर्वाधिक जो है पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, इसको याद कर लीजिए, नहीं तो कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले गेंडों का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो पहला गलत हो गया, तो पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी के रूप में पहचाना गया है, ठीक है, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में, किसको, पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इस अभ्यारण्य के अधिकांश क्षेत्रफल में सदाबहार वर्षावन का प्रभुत्व पाया जाता है। तो नहीं, सदाबहार वर्षावन नहीं बल्कि यहाँ पे घास के मैदान और आर्द्रभूमि की प्रधानता है, ठीक है। पोबीतोरा अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये यहाँ पे घास के मैदान और इसके साथ ही ये आर्द्रभूमि की यहाँ पे प्रधानता देखने को मिलेगी, सदाबहार वन नहीं। तो आपका तीसरा गलत हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए। वैसे भी अगर आपको इतना पता होता है कि पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य असम है, तो असम में सदाबहार वर्षा वन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली घास के मैदान और आर्द्र भूमि देखने मिले, तो तीसरा एलिमिनेट हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पे स्मार्टली आंसर कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला देखिए, यह पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के लगभग 5वें भाग में पाया जाता है तथा यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अमेरिका के कुछ हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र में मोटे कणों वाली मृदा पाई जाती है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में 3 दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं, इसलिए यहाँ के पौधे पशु दोनों प्रकार के चरम स्थितियों का सामना करते हैं। उपरोक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करा है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम, ठीक है। यानी कि हर साल जो है यहाँ पे लगभग 50 सेंटीमीटर या उससे कम की वर्षा होगी। और ये इससे कम वर्षा कहाँ, या प्रमुख क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के कुछ हिस्से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोटे कण वाली मृदा भी पाई जाती है, ठीक है, मोटे कण वाली मृदा। और इस पारिस्थितिक तंत्र में दिन में बहुत अधिक गर्म होता है और रातें बहुत ठंडी होती है। भाई अगर आपको इतना भी पता होता है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ पे पाया जाएगा और रातें गर्म और रातें ठंडी और दिन गर्म होता है, तो किस तरह के एनवायरनमेंट में देखने मिलेगा? तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, ये आपको ही में से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्फन ड्रग्स से संबंधित है? पहला कथन है, ऑर्फन ड्रग्स ऐसी दवाएं हैं जो विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए विकसित की जाती हैं, ठीक है, जिन्हें ऑर्फन डिजीज के रूप में जाना जाता है। किसी भी प्रकार के कैंसर का उपचार ऑर्फन ड्रग्स के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों ये ऑर्फन ड्रग्स क्या होता है? ऑर्फन ड्रग्स जो होती हैं ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो किसी दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए विकसित की जाती हैं। जो दुर्लभ बीमारियों के लिए दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए जो दवाइयाँ विकसित की जाती हैं उन्हें ऑर्फन ड्रग्स कहा जाता है। और जो बीमारियाँ दुर्लभ बीमारियाँ होती हैं उनको ऑर्फन डिजीज के रूप में जाना जाता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो कैंसर के कुछ ऐसी प्रकार हैं जिसको ऑर्फन डिजीज के रूप में रखा गया है, यानी कि ऑर्फन ड्रग्स जो है, ऑर्फन ड्रग्स के अंतर्गत जो है कैंसर के कुछ प्रकार के उपचार को जो है ऑर्फन ड्रग्स के अंतर्गत कवर किया जाता है, इसमें दिया नहीं किया जाता है। तो आपका दूसरा गलत हो गया, ठीक है। पहला आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है कि उपरोक्त देशों में से कितने वर्तमान में चीन एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा नहीं है? तो BRI का हिस्सा कौन कौन सा नहीं है आपका? ब्राजील और कनाडा इनमें से नहीं है, भारत भी नहीं है और USA भी नहीं है, इटली भी नहीं है। इटली ने भी हाल ही में इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पहला और तीसरा नहीं है, यानी 2 देश नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल रहा होगा। तो पहला कह रहा है कि मुख्य रूप से जल निकायों में पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के अत्यधिक शामिल होने के कारण होता है। सुपोषण के परिणाम स्वरूप होने वाले शैवाल प्रस्फुटन से जलीय जीवन और मनुष्य के लिए हानिकारक विष उत्पन्न हो सकता है। बताना है कौन सा कथन सही है? तो मुझे लगता है इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ, दोनों ही कथन सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। एक ही क्वेश्चन का क्या बार बार रिपीट करना, उसी को बताना, ठीक है। चलो अगला देखो, राष्ट्रीय उद्यान और नदी। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको चंबल नदी के पास देखने को मिलेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान यमुना नदी के नहीं यमुना नदी नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में आपको शायद चंबल नदी देखने को मिलेगा। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है सिंधु नदी के पास है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। तो आपका पहला और दूसरा सही सुमेलित नहीं है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है धनसिरी नदी के पास है, ठीक है। तो तीसरा वाला सही सुमेलित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, लाल चंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह तमिलनाडु और केरल के नीलगिरी वन क्षेत्र में स्थानिक है, ठीक है। स्थानिक दे दें तो फिर वहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने लायक स्टेटमेंट होता है, वहाँ पे थोड़ा गौर करने की जरूरत होती है। दूसरा कह रहा है कि इसकी कठोर और टिकाऊ लकड़ी के कारण पूर्वी एशिया में इसे अत्यधिक मूल्यवान और पूजनीय माना जाता है। चाइना में जो है ना, लाल चंदन की लकड़ी को पूजा जाता है। तीसरा कह रहा है कि लाल रंजक सेंटालिन की उपस्थिति से इसे विशिष्ट लाल रंग प्रदान करती है। बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों ये जो है स्थानिक प्रजाति है, नीलगिरी वन क्षेत्र में नहीं,
फिर कहाँ पे, तो शेषाचलम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शेषाचलम, वेलिकोंडा, वेलिगोंडा, शेषाचलम, वेलिगोंडा, लंकामाला, लंकामाला, पालकोंडा पहाड़ी, यहाँ पर जो है लाल चंदन स्थानिक है, ठीक है। यहाँ पर जो है शेषाचलम पहाड़ी, वेलिगोंडा, लक्कामाला, पालीगोंडा पहाड़ी, यहाँ पर लाल चंदन स्थानिक है, लेकिन नीलगिरी वन क्षेत्र में ये स्थानिक नहीं है, तो आपका पहला गलत हो गया। अच्छा, जब चंदन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे दिमाग में आता है पुष्पा, पुष्पराज में झुकेगा नहीं साला, है ना, वो आता है ध्यान में। आजकल बच्चों को देखो, कुछ भी बात बोलो तो पुष्पा में झुकेगा नहीं, है ना, ऐसे बोलते हैं। उनके तो अलग ही रील देख देख के वो भी एकदम कार्टूनी हो गए हैं। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि काफ़ी ज़्यादा कठोर और टिकाऊ होती हैं, और पूर्वी एशिया में जो है ये अत्यधिक मूल्यवान होती हैं, इसी कारण इसकी काफ़ी मतलब वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और पूजनीय माना जाता है। और इसमें क्योंकि सेंटालिन नामक एक रंजक होता है जिससे लाल रंग प्रदान करता है, सेंटालिन, लिन, ठीक है, सेंटालिन, लिन से लाल से लिन याद कर लीजिएगा, लाल से लिन, सेंटालिन, ठीक है। चलो, तो कितने कथन सही में आपके, 2 कथन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला देखिए, भारत में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के संदर्भ में पहला कथन है कि मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक राज्य वन्यजीव बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। दूसरा, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक किसी भी व्यक्ति को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अभ्यारण्य में प्रवेश, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, यहाँ देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अभ्यारण्य में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। ओके, तो बताना है कि आपका कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो दोस्तों आपका पहला देखिए, तो कह रहा है कि मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। तो दोस्तों इसको जो है मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक को, इसको किसकी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था, वो मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को, ये एक सांविधिक निकाय है। तो आपका पहला गलत हो गया, इसे संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नहीं स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। और इसमें बोला है कि मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक जो है राज्य वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों राज्य वन्य जीव बोर्ड की बात करें, अगर राज्य वन्य जीव बोर्ड की बात करें तो इसमें अध्यक्ष कौन होता है, इसमें अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री, इसकी अध्यक्षता करता है। और उपाध्यक्ष में जो है वन एवं वन्यजीव के प्रभारी मंत्री होते हैं, वन एवं वन्यजीव के प्रभारी मंत्री, ये उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, वन एवं वन्यजीव के प्रभारी मंत्री। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि जो मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक होता है ये किसी भी व्यक्ति को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अभ्यारण्य में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ऐसा नहीं कि घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे गंदगी करने के लिए, ठीक है। तो आपका कितने कथन, तीसरा सही था, पहला दूसरा गलत था, ठीक है। तो पूछा कितने सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि भारत में वनावरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रकार के वनों को भारत के वनावरण में उनके हिस्से के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। ये जो झाड़ीदार वन है, खुले वन है, अत्यधिक सघन वन है, मध्यम सघन वन है, तो भारत में इनका कितना ज़्यादा भारत के कितने क्षेत्र को ये कवर करता है, इस आधार पर आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो झाड़ीदार वन की बात करें दोस्तों, तो ये भारत में 1.42% कवर करता है भारत के क्षेत्र को। खुले वन जो है भारत में 9.34% क्षेत्र को कवर करता है। अत्यधिक सघन वन जो है ये 3.04% क्षेत्र को कवर करता है, और मध्यम सघन वन जो है 9.33% क्षेत्र को कवर करता है। तो जब आप इसको सही सुमेलित करेंगे तो इसका क्रम क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो 2 में है, तो ऐसे ऑपोजिट करके लिखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका 9.3 खुले वन क्षेत्र का सबसे ज़्यादा भारत में इसका वनावरण देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपका आएगा मध्यम सघन वन 4, फिर आपका आएगा तीसरा और 1,
यानी कि बढ़ते क्रम में क्या बनेगा आपका क्रम, तो 1 3 4 2, ठीक है। यानी पहले झाड़ीदार वन आएगा, उसके बाद अत्यधिक सघन वन, फिर आपका मध्यम सघन वन, फिर अत्यधिक सघन वन और मध्यम सघन वन, उसके बाद फिर आपका खुला वन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 3 4 2 यानी ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला देखिए। यह भरतपुर में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह 10 कृत्रिम मौसमी लैगूनों का एक परिसर है जहां शुष्क घास के मैदानों, वन प्रदेशों, वन प्रदेश दलदलों और आर्द्रभूमि की विविधता है। यह पेटेंट स्टॉक्स, नीलगाय और साइबेरियन क्रेन जैसी प्रजातियों का पर्यावास है। बताना है निम्नलिखित रामसर स्थलों में से किसका वर्णन कर रहा है ये, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए अगला देखिए। The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूनेप द्वारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान में एक पर्यावरणीय संधि है। इसका उद्देश्य स्थलीय, जलीय और पक्षी प्रवासी प्रजातियों को उनके संपूर्ण क्षेत्र में संरक्षित करना है। तीसरा, विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही प्रवासी प्रजातियों को इस कन्वेंशन के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है, ठीक है। ऐसी प्रजाति जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं और इसको इसमें कह रहा है कि परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया है। अब बताना है आपका कितने कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में एक पर्यावरणीय संधि है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 1979 जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूनेप कार्यक्रम के तत्वाधान में एक पर्यावरणीय संधि है। तो पहला सही है। दूसरा भी सही कि इसका उद्देश्य क्या है, तो स्थलीय, जलीय और पक्षी प्रवासी प्रजातियों को उनके संपूर्ण क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करना है, ठीक है। लेकिन तीसरा क्या कह रहा है कि जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही प्रवासी प्रजाति है उसको जो है इस कन्वेंशन के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। तो 2 में नहीं, परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। तो तीसरा गलत हो गया। कितने कथन सही में, 2 कथन सही में, सिर्फ पहला और दूसरा। संविधान के अनुच्छेद 39 क्लॉज बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन है, संविधान के अनुच्छेद 39 बी राज्य को समुदाय के भौतिक संसाधनों का प्रबंधन और वितरण करने का अधिकार देता है। तीसरा अनुच्छेद 39 बी राज्य को बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है। किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अनुच्छेद 39 बी जो है राज्य को समुदाय के भौतिक संसाधनों का प्रबंधन और वितरण करने का अधिकार देता है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि अनुच्छेद 39 बी जो है राज्यों को बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक समझे जाने वाली किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अनुमति नहीं देता है। तो दूसरा गलत हो जाता है। पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, कौन सा जानवर कॉफी चेरी का पाचन और उत्सर्जन करके विश्व के सबसे महंगी कॉफी में से एक कॉफी लुवाक का उत्पादन करता है। मतलब ये क्या करता है कि जो कॉफी का पौधा होता है उसमें कॉफी को खाता है, फिर अपने पेट में रखता है, क्योंकि उसके पेट में कुछ इस विशेष प्रकार की एंजाइम होती है जो इस कॉफी की अम्लता को कम कर देता है, ठीक है। इसकी अम्लता कम कर देता है और चिकना बना देता है। फिर जब वो पॉटी करता है तो उस पॉटी को इकट्ठा किया जाता है किसानों द्वारा, ठीक है। और फिर इस कॉफ़ी को जो है साफ सफाई करके फिर उसको खाने योग्य बनाया जाता है। भाई इसकी पॉटी की भी वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, मजाक नहीं लेना है, ये ऐसा है तभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हाँ, बताना है कि कौन सी प्रजाति है, कौन सा जीव है, कौन सा जानवर है जो कॉफ़ी चेरी का पाचन और उत्सर्जन करके विश्व की सबसे महंगी कॉफ़ी बनाता है ये, ठीक है। बताना ज़रा आप लोग। तो ये है एशियन पॉम सीवेट, या इसको सीवेट कैट भी कहते हैं। ये कॉफ़ी को खाता है, फिर उसकी अम्लता को कम करता है, उसकी जो कड़वाहट होती है उसको कम कर देता है और उसको चिकना बना देता है। फिर इसी के पॉटी को इकट्ठा करके फिर इसको परिष्कृत किया जाता है, फिर मार्केट में बेचा जाता है। चलो अगला देखो। वह प्रक्रिया जिसके तहत बैक्टीरिया द्वारा खाद्य पदार्थ ग्लूकोज को सूर्य के प्रकाश के बजाय ऊर्जा स्रोत के रूप में रसायनों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रासायनिक संश्लेषण, ठीक है। चलो अगला देखो।
हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी द्वारा पहचाने गए IL-35 प्रोटीन ने निम्नलिखित में से किस स्थिति के उपचार में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। ठीक है, IL-35 प्रोटीन किस स्थिति में उपचार में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। तो दोस्तों ये जो है टाइप 1 डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलिटस में अच्छा परफॉर्म किया IL-35 प्रोटीन ने। अगला देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया में कौन सा शब्द उस चरण को संदर्भित करता है जहां समुदाय में परिवर्तन अंततः एक ऐसे समुदाय को गठित करते हैं जो पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन रहता है। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, चरम चरण। ठीक है, यानी कि जब किसी नग्न स्थान को किसी प्रजातियों द्वारा पहली बार स्थापित किया जाता है उसे मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो है खुद को एकदम घने जंगलों में तब्दील कर लेते हैं काफ़ी लंबे समय बाद, तो ये रहने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर ये जल जाते हैं या मान लो किसी कारणवश विलुप्त हो जाते हैं, तो बहुत तेज़ी से फिर से ये ग्रोथ होता है, ठीक है। एक वक्त के बाद फिर ये जो है घने जंगल में तब्दील हो जाते हैं और इनकी एक चरम अवस्था आती है, उसी को जो है चरम चरण कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, प्रक्रिया अपघटन की प्रक्रिया दिया है और कार्रवाई। तो केचुआ क्या करता है, क्या करता है कि अपघटों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। जीवाणु खनिजी भवन करता है और कवक में अपचयन की प्रक्रिया होती है। तो तीनों सही से मिले थे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के संदर्भ में पहला कथन दिया है कि ज्वालामुखी विस्फोट और आर्द्रभूमि जैसी प्राकृतिक कारणों ने कुल मीथेन उत्सर्जन में 80% से अधिक योगदान दिया है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में भारत ने मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया है। बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि यूनेप कार्यक्रम द्वारा कि यूनेप ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इसमें जो पहला कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट और आर्द्रभूमि जैसे प्राकृतिक कारणों से मीथेन उत्सर्जन में 80% से अधिक का योगदान है। क्या रोज ज्वालामुखी हर जगह पूरी दुनिया में ज्वालामुखी विस्फोट ही हो रहा है जिसकी वजह से मीथेन उत्सर्जन इतना ज़्यादा हो जाएगा, 80% योगदान देगा मीथेन उत्सर्जन में, या फिर आर्द्रभूमि इतना ज़्यादा है पूरे विश्व में कि मीथेन उत्सर्जन में 80% योगदान देगा। बेचारे इतने सीधे साधे तो हैं ये लोग, इससे कहाँ इतना मीथेन उत्सर्जन होता है। 60% मीथेन उत्सर्जन जो है मानव गतिविधियों द्वारा होता है, फैक्ट्रीज द्वारा, गाड़ी परिवहन, इन सब के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग, आप नॉर्मली इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे सोच के भी, क्या आप देख रहे हैं कि रोज ज्वालामुखी विस्फोट ही हो रहा है। और पूरे विश्व में कितना, अगर एनवायरनमेंट द्वारा, पर्यावरण द्वारा अगर खुद से अगर मीथेन उत्सर्जन या फिर पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको अपने आप मेंटेन भी कर लेता है। लेकिन जब मनुष्य द्वारा इतना ज़्यादा प्रदूषण किया जाता है तो एनवायरनमेंट उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाता है, तभी प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट खुद से अगर प्रदूषण करता है तो उसको मेंटेन भी कर लेता है। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया, 60% मीथेन उत्सर्जन में मानव गतिविधियों का योगदान है। और दूसरा जो कह रहा है कि भारत ने मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया, तो नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, अब यहाँ पे कृषि, क्योंकि भारत की मैक्सिमम जनसंख्या जो कृषि पर ही निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कहा जाता है, क्योंकि कृषि कार्य पे अगर ये हस्ताक्षर कर लेगा तो मीथेन उत्सर्जन की वजह से कृषि गतिविधियों पर कहीं ना कहीं बाधा आएगी। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अभी भारत की विकास ही कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बना रहा है, कोल खाने स्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो दूसरा गलत हो जाता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर हस्ताक्षर कर लेगा तो फिर भारत को आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, विकास करने में। ठीक है, हस्ताक्षर कर लेगा तो क्या पता कि कुछ उनको कुछ बाध्यकारी काम हो, कुछ निर्णय जो है मानने के लिए बाध्य होना पड़े भारत को। ठीक है, इससे कि भारत की गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों पर बहुत असर पड़ेगा, व्यापार में और व्यापार वाणिज्य में भी काफ़ी असर पड़ेगा। ठीक है, रामसर स्थल मानव निर्मित है कौन सा? तो भोज आर्द्रभूमि जो है मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।